Good morning, students. Students, welcome to the SP Smart Hybrid Schooling System. स्टूडेंट्स आज एक और इम्पॉर्टेंट करियर के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चे आज CFA के बारे में पूछ रहे थे कि सर CFA का कोर्स क्या होता है, CFA किस पर्पस के लिए किया जाता है, CFA का क्या फ्यूचर है। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे जिन बच्चों ने अपना फाइनेंस में अपना करियर बनाना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अपना करियर बनाना है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है बच्चे CFA। अब CFA की क्या एलिजिबिलिटी है, ये कोर्स कितनी स्टेजेस में होता है, इसका एग्ज़ाम कब देना होता है, ये सारा डिस्कस हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो आपने ये वीडियो ध्यान से देखनी है। सो CFA ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है। अगर आप फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं अगेन, तो CFA इज़ बेस्ट। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करियर बनाना चाहते हैं, CFA इज़ बेस्ट। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, तो आज हम इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे इस कोर्स के बारे में, ये कैसे होता है, क्या एलिजिबिलिटी है। तो सब बच्चे इसको ध्यान से वीडियो को देखेंगे। अब ये एग्ज़ाम जो है बच्चे CFA इंस्टीट्यूट कंडक्ट करता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब जो बच्चे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में इंटरेस्टेड है, इक्विटी रिसर्च में जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, तो बच्चे उनके लिए सबसे बेस्ट कोर्स है ये। इसका स्कोप खाली इंडिया में नहीं है, ग्लोबल लेवल पे स्कोप है। आपको फॉरेन कंट्रीज़ में भी जॉब मिल सकती है। तो इस कोर्स को कैसे करना है वो देखिए। अब CFA के लिए बच्चे क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, आप कैसे CFA एग्ज़ाम दे सकते हैं। या तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या तो बच्चे आप सेकेंड ईयर में होने चाहिए। ग्रेजुएशन की सेकेंड ईयर में 23 मंथ्स पहले ग्रेजुएशन के, तब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। या तो आपने 4000 आवर्स का कोई वर्क एक्सपीरियंस लेकर रखा हुआ है आपने, ठीक है, और हायर सेकेंडरी आपने जो हायर एजुकेशन है वो एक्वायर की हुई है, तो आप ये वाला जो है एलिजिबल हो जाओगे CFA के लिए। और आपके पास एक वैलिड इंटरनेशनल ट्रैवल पासपोर्ट भी होना चाहिए, ये भी बड़ा कंपलसरी है। बच्चे ये जो कंडीशंस मैंने बताई ये इंपॉर्टेंट है, इस कंडीशंस के बिना आप जो है CFA नहीं दे सकते। या तो अगेन देख लो, ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, या सेकेंड ईयर में आप होंगे, या तो 4000 आवर्स का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ में आपकी 12th पास होगी वो भी चलेगी, या आपने कहीं काम किया होगा वो भी चलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है। ये इम्पोर्टेंट है कि आपके पास जो है वैलिड इंटरनेशनल ट्रैवल पासपोर्ट होना ज़रूरी है। अब टाइम पीरियड की बात करूं कि मतलब टाइम ड्यूरेशन कितनी लगती है, तो बच्चे मिनिमम 18 मंथ्स, पर बच्चे जो हैं वो 3 to 4 ईयर्स जो है इस कोर्स को करने में लगा देते हैं। तो मिनिमम आप मान के चलो कि 18 मंथ है, मैक्सिमम 3-4 ईयर्स आपका लग जाएगा इसको कंप्लीट करने में। अब बच्चे ये एग्ज़ाम मैंने बताया आपको कि 3 लेवल में होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होता है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों में बच्चे आपके 10 एग्ज़ाम्स होते हैं। तो 10 एग्ज़ाम्स होंगे, और एक चीज़ बहुत अच्छी है कि सब्जेक्ट सेम ही रहेंगे। जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में है, सब्जेक्ट्स आपके सेम ही हैं इसमें। सो बेनिफिट हो गया कि सर 10 एग्ज़ाम्स होंगे या 10 सब्जेक्ट हमारे, तो सब्जेक्ट सेम ही है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में, बस वेटेज का फ़र्क होता है। कुछ सब्जेक्ट्स जो कुछ की वेटेज लेवल 1 में ज़्यादा होती है, लेवल 2 में कम होती है, या लेवल 2 में ज़्यादा होगी, लेवल 3 में कम होगी। तो बस बट सब्जेक्ट सेम ही होते हैं। तो बच्चे सब्जेक्ट्स की बात करूं, तो पहला सब्जेक्ट हो गया इथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। मीन टू से आपका जब
आप ये सब्जेक्ट में आप पढ़ोगे, आपका बिहेवियर कैसा होगा, एथिकल बिहेवियर कैसा होगा, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स कैसे फॉलो करने हैं वर्क में, तो इसके बारे में आप इस सब्जेक्ट में पढ़। सेकंड होता है बच्चे क्वांटिटेटिव मेथड्स, इसमें हम स्टैट के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा कैलकुलेशंस पढ़ेंगे इसमें। फिर थर्ड आता है इकोनॉमिक्स, इसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बच्चे इसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, मतलब अकाउंट्स के बारे में आप पढ़ोगे। कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में इसमें आप पढ़ोगे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में इसमें आप पढ़ोगे। इक्विटी इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। फिक्स इनकम क्या होती है वो पढ़ेंगे हम। फिर इसमें डेरिवेटिव आ गया, आपका डेरिवेटिव मार्केट के बारे में पढ़ेंगे हम। लास्ट सब्जेक्ट बच्चे आपका ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, मतलब कि इन्वेस्टमेंट के और क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इस CFA के कोर्स में आप पढ़ेंगे। अब बच्चे आप वेटेज भी देख लें, आप टॉपिक एरिया वेट्स क्या है इसके। तो इथिकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स लेवल 1 में 50%, 15%, लेवल 2 में 10%, लेवल 3 में 10%। इस तरह इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स है। तो आपको ये सारी चीज़ें इस चार्ट के थ्रू पता चल जाएगा कि किस लेवल में हमने कौन सा सब्जेक्ट या कौन से टॉपिक ज़्यादा पढ़ने हैं। तो आपको ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। अब बच्चे मैंने बताया 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में जो एग्ज़ाम होगा बच्चे वो MCQ बेस्ड होगा आपका। लेवल 2 में आपका केस स्टडीज बेस MCQ होंगे आपके, जो आपने जैसे बिजनेस स्टडीज़ में केस स्टडीज़ पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से केस स्टडी बेस का MCQ होगा। और लेवल 3 में आपका केस स्टडीज बेस MCQ भी होगा, और उसके साथ आपको कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। बच्चे इसकी पासिंग परसेंटेज की बात की जाए तो नियर अबाउट 40 to 41% बच्चे जो हैं वो लेवल 1 में पास हो जाते हैं। 45% बच्चे जो हैं वो लेवल 2 में इसका पासिंग परसेंटेज है, और 52% जो है लेवल 3 में है। पर ये अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम के लेवल पे परसेंटेज ऊपर नीचे भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि ये फिक्स है। अगर लेवल मुश्किल आया है तो मे बी परसेंटेज आपकी डाउन भी हो सकती है। तो ये एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही पासिंग परसेंटेज डिसाइड की जाती है। तो ये जस्ट एक आपको राउंड ऑफ फिगर बता दी है कि ओवरऑल 50% जो है रिजल्ट इसका आ जाता है। लेवल 1 के बच्चे एग्ज़ाम आपके साल में 4 बार होते हैं। फेब में होते हैं, मई में होते हैं, अगस्त में होते हैं, और नवंबर में होते हैं। लेवल 2 के बच्चे एग्ज़ाम जो है वो मई में, अगस्त में और नवंबर में कंडक्ट होते हैं। और लेवल 3 की बात करूँ अगर, तो बच्चे इसके 2 बार ही कंडक्ट होते हैं, फेब में होते हैं और अगस्त में होते हैं इसके। तो ओवरऑल अगर खर्चा कहा जाए इसका कोर्स का, तो 2 to 3 lakhs इसका इतना नियर अबाउट खर्चा आ जाता है। और कोचिंग जो होती है इसकी वो इसका अलग खर्चा आता है। तो नियर अबाउट आप इसको एक्सपेंडिचर कहा जाए तो 2 से 3 लाख रुपए इसका लग जाता है, क्योंकि इस कोर्स को करने के लिए आपको पेमेंट डॉलर्स में करनी पड़ती है। जैसे कि अगर बात की जाए जब एनरोलमेंट कराते हो आप, तो वन टाइम एनरोलमेंट होती है आपकी, तो नियर अबाउट इसको $350 जो है वो आपको देने पड़ते हैं। मतलब इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो डॉलर का रेट चल रहा है इतना अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा। फिर एग्ज़ामिनेशन फ़ी जो है वो इसकी $900 होती है। तो मैंने बताया जो फ़ी होगी इसकी वो डॉलर्स में होगी। बच्चे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ एक है कि अगर आपको CFA चार्टर लेना है तो नियर अबाउट आपका 4000 आवर्स का आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आपको CA जो है CFA चार्टर, तो आप CFA चार्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको 4000 आवर्स का वर्क एक्सपीरियंस है। अब बच्चे आपको टेंशन होगी सैलरी की, तो सैलरी कितनी मिलेगी। तो सैलरी भी लेवल वाइज ही होती है। अगर आपका लेवल 1 क्लियर हो गया हुआ है तो आपको 4 to 6 लाख मान के चलते हैं,
तो लेवल 1 के बाद लेवल 2 आ गया तो 6 to 8 लैक्स। तो इसमें बढ़ती रहती है, जैसे जैसे हम लेवल क्रॉस करेंगे सैलरी बढ़ेगी, तो सैलरी का कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है कि इतनी रहेगी, इसमें बढ़ भी सकती है, ठीक है। जैसे 10 to 12 लाख हम लेवल 3 में ले लेते हैं। अगर बच्चे मैं बात करूं कि क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं इसमें, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आ गई, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आ गया, इक्विटी रिसर्च आ गया, रिस्क मैनेजमेंट आ गया, कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग आ गई, कमर्शियल बैंकिंग आ गई, वेल्थ मैनेजमेंट आ गया, प्राइवेट इक्विटी आ गया, इंश्योरेंस सेक्टर आ गया। तो बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं आपके, अगर हम CFA कोर्स कर लें तो बच्चे, ये मैंने आपको कंप्लीट नॉलेज बता दी CFA के लिए, कि जो जो बच्चे अगर CFA के लिए सोच रहे हैं तो वो वीडियो को देखें, और कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।